नूह हिंसा मामले में हरियाणा पुलिस एक्शन मोड में। कांग्रेस विधायक मामन खान को किया गिरफ्तार। अदालत ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। 17 को फिर होगी पेशी। अनंतनाग में शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धौचक का सैनिक सम्मान के साथ पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। लोगों ने फूल बरसाकर शहीदों को किया विदा। हरियाणा निर्वाचन आयोग ने तैयार की क्यू मैनेजमेंट मोबाइल एप्लीकेशन। अब वोट के लिए लोग घर बैठे पता लगा सकेंगे अपनी बारी। नहीं करना होगा लाइनों में घंटों इंतजार। और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में मनाया जाएगा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा। सामूहिक सफाई, रक्तदान जैसे कार्यक्रमों से बढ़ाई जाएगी सामूहिक जन भागीदारी। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। नूह हिंसा मामले में हरियाणा पुलिस एक्शन मोड में कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने कांग्रेस के विधायक मामन खान को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। 17 सितंबर को दोबारा पेशी होगी। विधायक मामन खान नूह में फिरोजपुर जिरका विधानसभा से चुनकर आए हैं। नूह में हिंसा के दौरान और बाद में उन्होंने कई भड़काऊ बयान दिए और पोस्ट भी किए। हरियाणा पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए कई समन भेजे, लेकिन वे जांच में शामिल नहीं हुए। मामन खान ने जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं किया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए खान ने हाल ही में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर वीरवार को सुनवाई हुई। याचिका में खान ने कोर्ट से राज्य सरकार को एक उच्च स्तरीय SIT गठित करने के निर्देश देने की मांग की थी। नूह जिले के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई गई थी। साथ ही आज सुबह 10 बजे से कल मध्य रात्रि तक इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। जिले में शांति व्यवस्था बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है, जिसके अंतर्गत धारा 144 लगाई गई और किसी भी अप्रिय घटना को ना हो, इसीलिए हमने इसको ध्यान में रखते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट। मैं आप लोगों से अपील भी करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जितने भी लोग जुम्मे की नमाज जो मस्जिद में अदा करने जाते हैं, तो वो आज इस बार अपने घर से ही अदा करें, ताकि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। देखिए, हमने धारा 144 के अंतर्गत हमने 5 लोगों से अधिक का कोई मिलने इकट्ठा होने का प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो उसके अंतर्गत किसी भी तरह का जो कार्यक्रम है, चाहे वो व्यवसायिक कार्यक्रम है या कोई तरह का, वो हमने अलाउ नहीं किया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि माहौल को देखते हुए लोग जुम्मे की नमाज घर पर ही अदा करें। अनंतनाग में 13 सितंबर को आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद मेजर आशीष धौचक के पार्थिव शरीर को आज हरियाणा के पानीपत स्थित बिझौल गांव लाया गया। उनके पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही लोगों ने मेजर आशीष अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगाए। लोगों ने नम आंखों से सड़क के दोनों ओर खड़े होकर फूल बरसाकर मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी। सिख रेजिमेंट के जवानों ने उन्हें सशस्त्र सलामी दी। इसके बाद उनके चचेरे भाई मेजर विकास ने उन्हें मुखाग्नि दी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों से लड़ते हुए मेजर आशीष शहीद हो गए थे। उधर शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह की पार्थिव देह आज चंडीमंदिर आर्मी कैंट से न्यू चंडीगढ़ स्थित उनके घर पहुंची। लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव भजोड़िया में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल शाम कर्नल मेजर और DSP समेत राइफलमैन को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में कल अटल भूजल योजना के लिए गठित राज्य स्तरीय अंतर विभागीय संचालन समिति की बैठक बुलाई गई। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 526 करोड़ 29 लाख रुपए की प्रोत्साहन उपयोगिता योजना को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संजीव कौशल ने कहा कि हरियाणा सरकार इस पहल के माध्यम से राज्य में स्थायी और सुरक्षित जल भविष्य सुनिश्चित करने, जल संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने अधिकारियों से बड़े पैमाने पर सिंचाई और अन्य कार्यों में उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए ताकि ट्यूबवेल के पानी का उपयोग को कम हो सके और जल संकट वाले ब्लॉकों में जल स्तर को गिरने से रोकने में मदद मिल सके। उन्होंने सभी तालाब परियोजनाओं को भी 31 मार्च 2024 तक पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 307 करोड़ 98 लाख रुपए की वार्षिक कार्य योजना को भी मंजूरी दी। हरियाणा निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए क्यू मैनेजमेंट मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की है, जिससे घर बैठे पता चल सकेगा कि आपको वोट डालने की बारी कब आएगी। अब मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने उप निर्वाचन आयुक्त हृदेश कुमार आयोग ने कल चंडीगढ़ में प्रतिनिधिमंडल के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मतदाता सूचियों के संशोधन के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में हृदेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने पहली बार 17 वर्ष की आयु में ही युवाओं को मतदाता बनने का अवसर दिया है। पहले किसी भी वर्ष कि 1 जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष के होने वाले युवा ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र होते थे। बैठक में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा में 1,95,48,846 मतदाता हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर्स डे पर एक अन्य ट्वीट में कहा कि इंजीनियर्स डे पर हम दूरदर्शनी इंजीनियर्स एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो पीढ़ियों के नव परिवर्तन और राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने चिकाबुलापुरा की कुछ तस्वीरें भी साझा की, जहां साल की शुरुआत की अपनी यात्रा के दौरान पीएम ने एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि दी थी। प्रधानमंत्री ने इंजीनियर्स डे की बधाई देते हुए कहा कि आप लोगों की रचनात्मकता, नवेशन और अथक समर्पण हमारे देश की प्रगति की रीढ़ रहे हैं। बुनियादी के ढांचे के चमत्कारों से लेकर तकनीकी सफलताओं तक आप सभी का योगदान हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया। भारत में कई ऐसे इंजीनियर हुए जिन्होंने अकल्पनीय को कल्पनीय बनाया और इंजीनियरिंग की दुनिया में चमत्कार कहे जाने वाले उदाहरण प्रस्तुत किए। महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। कावेरी नदी पर उनके बनाए कृष्णराज सागर बांध से आज भी लाखों की संख्या में किसान और जन सामान्य लाभान्वित हैं। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। अब जब हम इंजीनियर डे मनाते हैं तो हमें भविष्य के लिए भी सोचना चाहिए। बदले हुए युग में हमने किन किन नई चीजों को सीखना होगा, सिखाना होगा, जोड़ना होगा। ऐसी अनेक बातें जब इंजीनियर डे मनाते हैं तो जरूर हमने सोचनी चाहिए। आज दूरदर्शन की स्थापना के 64 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 15 सितंबर 1959 को शुरू हुआ दूरदर्शन दशकों से लोगों का मनोरंजन करता चला रहा है। आइए एक नजर डालते हैं दूरदर्शन के अब तक के सफर पर। दूरदर्शन का ये लोगो, सत्यम शिवम सुंदरम का मूल मंत्र और ये सिग्नेचर ट्यून आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। भले ही आज टीवी चैनलों और कार्यक्रमों की बाढ़ आ गई हो, लेकिन दूरदर्शन की पहुंच का मुकाबला करना अभी भी किसी के बस की बात नहीं है। दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क में से एक है। भारत में टेलीविजन के इतिहास की कहानी भी दूरदर्शन से ही शुरू होती है। 15 सितंबर 2023 को दूरदर्शन की स्थापना के 64 वर्ष पूरे हो गए हैं। दरअसल इसी दिन 1959 को प्रायोगिक तौर पर दूरदर्शन की शुरुआत की गई थी। 1965 में ये एक सेवा बन गया जब दूरदर्शन ने देश की राजधानी नई दिल्ली और उसके आसपास के घरों के टेलीविजन सेट तक पहुंचने के लिए सिग्नल प्रसारित करना शुरू किया। 1972 तक दूरदर्शन की सेवाएं मुंबई और अमृतसर तक और फिर 1975 तक 7 अन्य शहरों तक बढ़ा दी गईं। 1 अप्रैल 1976 को ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक अलग विभाग बन गया। 1982 में दूरदर्शन के राष्ट्रव्यापी प्रसारण की शुरुआत हुई और एशियन गेम्स की पूर्व संध्या पर दूरदर्शन
श्वेत श्याम से रंगीन हो गया। देश की कई पीढ़ियां दूरदर्शन देखकर बड़ी हुई हैं। जहां तक समाचारों की विश्वसनीयता और लोक प्रसारक की भूमिका और मनोरंजन के माध्यम की बात है, दूरदर्शन का कोई मुकाबला नहीं है। रामायण, महाभारत, चित्रहार, रंगोली, हम लोग, बुनियाद, कृषि दर्शन से पुराने दौर के कार्यक्रमों से लेकर आज के समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की हाईटेक कवरेज की बात हो, दूरदर्शन सभी आयु वर्ग के लोगों का पसंदीदा प्रसारण माध्यम बना हुआ है। दूरदर्शन का 64वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता व जनसंचार विभाग में आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक ने कहा कि दूरदर्शन ने भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अद्भुत कार्य किया है। हमारे विभिन्न संस्कृतियों वाले देश को दूरदर्शन एक कड़ी के रूप में जोड़ने का कार्य करता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलसचिव डॉक्टर राजेश बंसल ने दूरदर्शन के स्थापना दिवस और इंजीनियर्स डे की भी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जेएमसी विभाग के प्रोफेसर सेवा सिंह बाजवा, बेअंत सिंह व मनप्रीत ने कहा कि दूरदर्शन भारत का पब्लिक ब्रॉडकास्ट है और विश्व में सबसे बड़ा ब्रॉडकास्ट है। इसका कृषि दर्शन आज तक सबसे लंबा चलने वाला कार्यक्रम है। 64वां इसका स्थापना दिवस है और जब शुरुआत हुई तो आधे घंटे की ब्रॉडकास्टिंग के साथ हुई थी। आकाशवाणी भवन के टॉप फ्लोर से हुई थी और आनन फानन में हुई थी। लेकिन 1965 में जो कार्यक्रम है वो रेगुलर आने शुरू हुए और उसी साल जो है कृषि दर्शन का कार्यक्रम 26 जनवरी 1965 से आना शुरू हुआ, जो आज तक भी भारत में ही नहीं विश्व में सबसे लंबा चलने वाला कार्यक्रम है। हरित क्रांति में भी और भारत में दुग्ध क्रांति में भी और साथ ही साथ इकोनॉमिक और सोशल जो हमारी एक बात करते हैं डेवलपमेंट की, उसमें भी बहुत बड़ा रोल रहा है। आज के समय में भी दूरदर्शन पे बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है और उस टाइम भी 7 बजे की न्यूज़ होती थी, वो हम बहुत शानदार तरीके से सुनते थे। उसमें बहुत अच्छी जो खबरें हैं, जो आज के टाइम में सोशल मीडिया या इंटरनेट का युग आ गया है, तो मतलब आज के समय में भी वो खबरें नहीं दी जाती जो उस टाइम दी जाती। भारत में पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की हम बात करें तो सफल रहा है बिल्कुल सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में। और कहाँ से हमने शुरुआत की थी, जब आज़ादी में मिली थी तो उस टाइम इतनी बेहतर स्थिति में देश नहीं था और सूचनाएं जितनी ज़्यादा आम लोगों तक पहुंचेंगी, सरकार की योजनाओं की, सरकार की पॉलिसीज़ की, सरकार के नए नियम कायदे जो भी आते रहते हैं समय समय पर, जितनी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन उसका होगा उतनी जल्दी कोई देश प्रगति करता है। कार्यक्रम में डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ हरियाणा की सहायक निदेशक और समाचार प्रमुख आकांक्षा सक्सेना ने बतौर रिसोर्स पर्सन शिरकत करते हुए कहा कि CDLU द्वारा विद्यार्थियों को व्यवहारिक रूप से दक्ष करने का बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। उन्होंने करियर से संबंधित निजी अनुभव भी विद्यार्थियों से साझा किए। AIR हिसार के स्टेशन डायरेक्टर पवन कुमार ने रेडियो के विभिन्न प्रोग्रामिंग और तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तकनीक की वजह से रेडियो के कार्यक्रमों में गुणवत्तापूर्वक सुधार आया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के दूसरे चरण में आज नेहरू युवा केंद्र की ओर से कैथल जिले के गांव करोड़ा में एक रैली निकाली गई। हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए स्कूली छात्राओं ने लोगों को अभियान से जुड़ने को प्रेरित किया। नेहरू युवा केंद्र के कार्यक्रम अधिकारी दीक्षा मिश्रा और कार्यकर्ताओं ने अमृत कलश लेकर गांव का भ्रमण किया। ग्रामीण महिलाओं ने गांव की मिट्टी अमृत कलश में अर्पित की। इससे पहले शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप जलाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र की कार्यक्रम अधिकारी दीक्षा मिश्रा और स्कूली छात्रा ने संयुक्त स्वर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान में देश की जनता जोश और उत्साह के साथ शामिल हो रही है। के माध्यम से हर घर से मिट्टी एकत्रित करें, इकट्ठा करें। इसका उद्देश्य ये है कि ताकि इस कार्यक्रम को हम एक जन आंदोलन बना सके, हमारे देश के हर नागरिक को हम इसको जोड़ सके, ताकि हमारे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने भी शहीद हैं, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी आज हमारे देश की तरक्की के लिए, हमारे देश की उन्नति विकास के लिए दी है, जिनकी शहादत के बल पर आज हम महफूज यहाँ पर जिंदा खड़े हैं। मिट्टी मेरा देश का अभियान है, बहुत अच्छा है। हमारे मन में भक्तिवाद की भावना पैदा हो रही है। हमें हमारे देश पर, हमारे देश की मिट्टी पर बहुत गर्व है और बहुत से वीर पुरुषों के कारण हम आज आजाद हैं। हम
सोचते हैं कि हमारे जैसे अध्यापक और विद्यार्थी भी इसकी भावना पैदा करें और समझें। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि इस अभियान से हर व्यक्ति के दिल में देशभक्ति की भावना पैदा होगी, साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और सैनिकों के प्रति सम्मान पैदा होगा। पौधे लगाने का काम किया गया है और जो ये अमृत कलश यात्रा निकाली जा रही है इसके लिए, जिसमें हर गांव से मिट्टी ली जा रही है और ये मिट्टी दिल्ली ले जाई जाएगी, जहां करमपथ के पास अमृत वाटिका बनाई। हमारे जवानों का जो हमारे प्रति मतलब समर्पण है उसको याद किया जाएगा इसके तहत। ये बहुत बढ़िया एक प्रोग्राम चलाया गया है। हमारी सभ्यता संस्कृति जो हमारे को सिखाती है, देश सबसे पहले है। अपनी मिट्टी पर हमें गर्व है, क्योंकि धरती माता, जो व्यक्ति अपनी माता की कदर नहीं करे वो किसी की भी कदर नहीं करेगा। जो हमारी माता, हमारा फर्ज बनता है हमारी माता के प्रति हम अपने प्राणों को भी देने के लिए तैयार हैं। जो आती है बात देश की, जो अपने फौजी भाई हैं उन्होंने दिन रात एक करके अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हमें उनकी कुर्बानियों को भी भूलना नहीं चाहिए। मेरा देश मेरी माटी जो ये है, ये हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और जो हमारे भारत सरकार हमारे लिए जब जो कुछ कर रही है वो हमारे लिए सब कुछ कर रही है। जो शहीद हो रहे हैं, जो उनके परिवार वालों को भी उनको भी कुछ न कुछ हमें सहयोग देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका, नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना नाम से एक नई योजना लॉन्च करेंगे। पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों को सहायता प्रदान करना प्रधानमंत्री का निरंतर फोकस रहा है। ये फोकस न केवल कारीगरों और शिल्पकारों आर्थिक रूप से समर्थन देने की इच्छा से प्रेरित है, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध बनाए रखने की इच्छा से भी प्रेरित है। पीएम विश्वकर्मा योजना पर 13,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा। योजना के तहत बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग कर सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से विश्वकर्माओं का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी। सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में भेजे गए इसरो के पहले अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 ने चौथी सफल छलांग लगाई है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बात की जानकारी दी है। इसरो ने जानकारी देते हुए बताया कि आदित्य L1 ने अर्थ ऑर्बिट को चौथी बार बढ़ाने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मॉरिशस, बेंगलुरु, SDSE, SHR और पोर्ट ब्लेयर में इसरो ने ग्राउंड स्टेशनों ने इन ऑपरेशन के दौरान आदित्य L1 को ट्रैक किया। इसरो ने कहा कि आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाने की अगली कार्रवाई 19 सितंबर को लगभग 2 बजे तय है। इसके बाद आदित्य L1 की ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 की ओर पृथ्वी से विदाई हो जाएगी। आदित्य L1 पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है जो पहले सूर्य और पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के चारों ओर एक ऑर्बिट में सूर्य का अध्ययन करेगी। स्वच्छ भारत दिवस की प्रस्तावना के रूप में स्वच्छ भारत मिशन शहरी और ग्रामीण मंत्रालय की तरफ से संयुक्त रूप से आज से 2 अक्टूबर तक वार्षिक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस पखवाड़े का लक्ष्य भारतीय स्वच्छता लीग 2.0, सफाई मित्र, सुरक्षा शिविर और सामूहिक स्वच्छता अभियान जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से देश भर में करोड़ों नागरिकों की भागीदारी जुटाना है। स्वच्छता ही सेवा 2023 का शुभारंभ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, आवास और शहरी मामलों के मंत्री के साथ ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आभासी कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में आज रोहतक में पार्टी की प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान ओपी धनखड़ ने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाएगी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इस बैठक में सर्वप्रथम चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, G20 की सफल बैठकों और आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के लिए वैज्ञानिकों व प्रधानमंत्री का आभार जताया गया। बैठक में कहा कि तीनों ही घटनाओं ने विश्व स्तर पर देश को गौरवान्वित किया है। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में ओपी धनखड़ ने बताया कि 17 व 18 सितंबर को हर विधानसभा क्षेत्र में रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे। 2000 से अधिक शिविरों में 2 लाख लोगों को चश्मे बांटे जाएंगे। 23 सितंबर को शहीदी दिवस के अवसर पर गांव से मिट्टी एकत्रित की जाएगी। 24 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भी कार्यक्रम होंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश भर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।
17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कुछ महती कार्यक्रम हमने करने का निर्णय लिया है। इसमें हर विधानसभा में रक्तदान शिविर लगेंगे। 17 तारीख में, 18 तारीख में, और हमने 200 लोगों का हर विधानसभा के रक्तदान शिविर में लक्ष्य रखा है कि हम 1800 इकाई तक रक्तदान इस मौके पर करवाएं। इसी समय में कुछ हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। इसी तरह से 24 कैंप इस पखवाड़े में हर विधानसभा में लगे, हेल्थ चेकअप कैंप। और एक काम हमने सोचा है कि इन 2000 से अधिक कैंपों में 2 लाख लोगों को चश्मा भी हम दें। तो ये एक 2 दर्जन कैंप ऑन एन एवरेज हर विधानसभा, पूरा हरियाणा का जोड़ेंगे तो ये 2000 प्लस है। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने राजस्थान दौरे के दौरान आज नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए। मंदिर में दर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने पूरे देश की समृद्धि की कामना की है। श्रीनाथ जी के द्वार आया हूँ, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। पूरी दुनिया में सुख, समृद्धि, संपन्नता सब बदलते रहे। और यहाँ पर कोई मांगने ही केवल नहीं आता है, यहाँ तो प्रभु के चरणों में आकर आपको जो आनंद आता है, विश्व कल्याण की जो सोच प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर चले हैं, हम सब उससे सहमत हैं। वासुदेव कुटुंबकम जब पूरी दुनिया को एक परिवार माना है तो उसमें भारत का एक बहुत बड़ा कद उभर कर आया है, क्योंकि उस सोच को आगे बढ़ाया है और दुनिया ने उसको माना है। ये तभी होता है कि आपका विश्वास और आपकी जो पालन पोषण उस दिशा से हुआ हो कि आप विश्व कल्याण के बारे में सोचें। तो यहाँ आकर कोई आप अपने बारे में नहीं सोचते, आप पूरे देश के विकास के बारे में सोचते हैं। इंसान के दिलों तक खामोश पेड़ पौधों की भाषा पहुंचे और वे समझें कि बिन पेड़ जीवन संभव ही नहीं है। चरखी दादरी के जिले के 92 वर्षीय सत्यदेव सांगवान पर्यावरण संरक्षण के लिए पिछले 65 वर्षों से इसके लिए मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ 20,000 से अधिक पौधे खुद लगाए हैं, बल्कि अपनी इस मुहिम में अन्य संगठनों को भी शामिल करके 3 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। पर्यावरण संरक्षण का जज्बा मन में लिए 92 वर्षीय सत्यदेव सांगवान के समक्ष उम्र कोई मायने नहीं रखती। इस उम्र में भी अपने घर पर पौधे तैयार करते हैं और निःशुल्क वितरित करते हैं। सत्यदेव सांगवान को पर्यावरण बचाने का जज्बा इस कदर चढ़ा है कि वो लगातार 65 वर्षों से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चला रहे हैं। अब तक लाखों पेड़ लगा चुके सत्यदेव सांगवान को लोग पेड़ बाबा के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने अनूठे कार्य से एक मिसाल जो कायम की है। हरियाणा के चरखी दादरी के गांव फतेहगढ़ के रहने वाले सत्यदेव अक्सर अपने बेटे और पोतों को साथ लेकर पौधे लेकर पहुंच जाते हैं और जोहड़ और सार्वजनिक स्थानों पर लगाते हैं। इतना ही नहीं, वो पेड़ लगाने के बाद उनका लालन पालन और पोषण भी अपने खर्चे से ही करते हैं। उन्होंने न सिर्फ खुद करीब 20,000 से अधिक पौधे लगाए हैं, बल्कि अपनी इस मुहिम में अन्य संगठनों को भी शामिल कर 3 लाख से अधिक पौधारोपण किया है। बचपन से ये पेड़ लगाने सीख गया। मेरा एक चाचा था, वो लगाया करता, सावड़िया नाम था उसका, वो मेरे को बताया करता। फिर मैं सीख गया तो फिर मैं लगाता रहा। फिर मैं फौज में चला गया। फौज में मेरा नसीराबाद में राजस्थान में, फिर चला गया जी मैं नागालैंड में, वहाँ भी लगाया। मैं जीत गया न। लाल किले में रहा मैं, लाल किले में भी मैंने लगाया जी। तो मैं वहाँ जहाँ भी रहा मैं
वहाँ पेड़ों को लगा रहता, मेरे को बहुत ज्यादा शौक है। सबसे ज्यादा पेड़ तो लाए जी पीपल के, बड़ के, जामुन के, ये 3 चीज ज्यादा लगाई मैंने। लाखों पेड़ से भी ऊपर लगा दिए मैंने, लाख से भी ज्यादा लगा दी। सत्यदेव लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने का आह्वान करते हैं और जो लगे हुए हैं उन्हें भी अपने बेटे बेटियों की तरह रक्षा करने का संकल्प दिलाते हैं। वो अपने घर पर ही नर्सरी तैयार करते हैं और हर वर्ष बारिश के दिनों में जगह जगह घूमकर बड़ और पीपल के पेड़ लगाते हैं। पेड़ बाबा की इस मुहिम में अब उनसे प्रेरणा लेकर उनका परिवार भी जुड़ गया है। उम्र के इस पड़ाव में भी पर्यावरण बचाने के लिए सत्यदेव सांगवान का जज्बा सराहनीय है। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद सत्यदेव सांगवान हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर के पद पर नियुक्त हुए। ड्राइवर की नौकरी के दौरान वे अपनी बस में हमेशा पौधे और पानी अपने साथ रखते थे। जहां भी जगह दिखाई देती वहीं पौधे लगाकर पानी डालना उनकी दिनचर्या होती थी। पिछले साल में 5.2 करोड़ औपचारिक नौकरियां सृजन हुई हैं। इसमें से 47% लोगों को पहली बार नौकरी मिली है। पिछले 4 साल के EPFO पेरोल डाटा के विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक कुल नए EPF सदस्यों की संख्या 4 करोड़ 86 लाख थी। इसी अवधि में नई पेंशन सिस्टम में 31 लाख नए सदस्य जुड़े थे। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 44 लाख नए सदस्य EPFO से जुड़ चुके हैं। इनमें 19 लाख 20 हजार पहली बार जुड़े हैं। यह रुझान पूरे वित्त वर्ष के दौरान बना रहता है तो 2023-24 में जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या 1 करोड़ 60 लाख के पार पहुंच जाएगी, जो अब तक सर्वाधिक होगा। इससे पहली बार जुड़ने वालों की संख्या करीब 70 से 80 लाख रह सकती है। रिपोर्ट के अनुसार नौकरी पाने वालों में कुल महिलाओं की हिस्सेदारी 27% है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना के क्रियान्वित योजना के 3 साल पूरे हो गए हैं। 2020 में शुरू हुई इस योजना ने मत्स्य पालन क्षेत्र में संभावनाओं के नए दौर खोले हैं। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। मत्स्य पालन क्षेत्र में नई जान फूंकने, मछुआरों के कल्याण और मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में की गई बड़ी पहल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत की थी। इन 3 वर्षों के दौरान इस योजना ने जमीन पर बड़े बदलाव को सुनिश्चित करते हुए मत्स्य पालन क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत अब तक के सबसे अधिक 20,050 करोड़ रुपए के निवेश से हुई। योजना के तहत अब तक 16,924.02 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं की मद में 15,335.09 करोड़ रुपए और केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के 1,588.93 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस पहल की शुरुआत के बाद जमीन पर इसका सकारात्मक प्रभाव लगातार देखा गया। मत्स्य पालन क्षेत्र के हितधारकों के लिए ये योजना बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है। योजना की प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो इसने मछली उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने, मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में बुनियादी ढांचे का विकास करने, देश भर में घरेलू मछली की खपत को बढ़ाने और मछुआरा समुदायों की आजीविका और कल्याण को प्राथमिकता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में मत्स्य पालन और जलीय कृषि गतिविधियां भोजन, पोषण और रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं और देश के लगभग 3 करोड़ मछुआरों और मछली किसानों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण साधन भी हैं। वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ भारत तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। जलीय कृषि उत्पादन में वैश्विक स्तर पर भारत दूसरे स्थान पर है। भारत शीर्ष झींगा उत्पादक और समुद्री खाद्य निर्यातक राष्ट्रों में से एक है। मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों के दौरान मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कई बड़े सुधारात्मक कदम उठाए हैं। इस दिशा में कुछ प्रमुख पहलों की बात करें तो इनमें 5,000 करोड़ रुपए के निवेश से नीली क्रांति योजना की शुरुआत के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और 7,522 करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य के साथ
मत्स्य पालन और जलीय कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास फंड का सृजन और उसके बाद जून 2019 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के लिए नए मंत्रालय का निर्माण शामिल हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।